चलो, क्वेश्चन। डिफाइन क्रिएटिविटी, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी, डेफिनेशन ऑफ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। क्रिएटिविटी इज द एबिलिटी टू ब्रिंग समथिंग न्यू इनटू एग्जिस्टेंस। अंडरलाइन करो। तुम्हारे पास ये काबिलियत होनी चाहिए कि कोई नई चीज को तुम प्रोड्यूस कर पाओ। उसको अपने क्या बोलते हैं? क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी एबिलिटी भी है, लेकिन वो एक्टिविटी नहीं है टू ब्रिंग समथिंग न्यू इनटू एग्जिस्टेंस। When new idea passes through various stages of creative processes successfully, it becomes creative idea. जब पूरा क्रिएटिव प्रोसेस खत्म हो, एक आइडिया उसके अंदर से पास होता है, देन अपने यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये तुम्हारी क्रिएटिविटी, तुमने पूरा क्रिएटिव आइडिया वो कन्वर्ट हुआ। इनोवेशन इज द प्रोसेस ऑफ डूइंग थिंग्स, डूइंग न्यू थिंग्स। प्रोसेस ऑफ डूइंग, पहले में क्या लिखा है? एबिलिटी, यहाँ प्रोसेस ऑफ डूइंग लिखा है। The innovation gives recognition to the creative ideas because innovation converts these creative ideas into, underline करना, new product, service and processes. इनोवेशन से नए आइडियाज, याद रखो पहले इनोवेशन होता है, बाद में क्रिएटिविटी आती है। द इनोवेशन इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्रिएटिव आइडियाज इनटू यूजफुल एप्लीकेशंस, बट क्रिएटिविटी याद रखो प्री रिक्विजिट टू इनोवेशन। एक्चुअली इनोवेट बाद में कर पाएंगे, मैं शायद पहले रिवर्स में बोल गया। इनोवेशन बाद में कर पाएंगे, पहले आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए। इंसान जब क्रिएटिव थिंकिंग करेगा तो कोई नई चीज इजाद कर पाएगा। अब क्रिएटिविटी प्रोसेस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर, पहला ये, दूसरा लास्ट में ग्रोथ स्ट्रेटेजी और एग्जिट स्ट्रेटेजी, बराबर। पहले आइडिया जर्मिनेशन आता है। आइडिया जर्मिनेशन स्टेज यानी तुम्हारे दिमाग में आइडिया आना कि मुझे ये नई चीज ढूंढनी है, उसको बोलेंगे आइडिया जर्मिनेशन स्टेज। इज अ सीडिंग प्रोसेस, उसको नेचुरल सीडिंग बोलते हैं। वेर क्रिएटिव आइडियाज आर प्लांटेड इन द माइंड ऑफ अ पर्सन। अंडरलाइन करो, क्रिएटिव आइडियाज आर प्लांटेड इन द माइंड ऑफ अ पर्सन, in the mind of the person. Exactly how an idea is germinated is a mystery. It cannot be examined under microscope, but most of the creative ideas are based on individuals' interest, curiosity about a specific problem or area of study. So, individual interest or curiosity is responsible for idea germination. आइडिया जन्म लेता तभी है जब तुम्हारे अंदर क्यूरियोसिटी आती है। कोई नई चीज करने की तमन्ना जब जागेगी ना, तब तुम्हारे अंदर वो क्रिएटिविटी आएगी, वो आइडिया जनरेट होगा। फॉर एग्जाम्पल, एलेक्जेंडर ग्रैहम बेल had been fascinated with physics of sound since childhood. बचपन से जिसको साउंड बहुत ज्यादा, यानी उसको फैसिनेट करता था, मतलब लुभाता था। He was influenced to study human hearing system because his mother had a serious hearing problem. As a young adult, Bell taught at a school for the deaf and hearing impaired, and he set up laboratory for testing hearing devices. यानी शुरुआत से उसको वो माहौल मिला जिसके अंदर उसने हियरिंग डिवाइसेस कैसे काम करते उसके बारे में सोचना, कैसे काम कर पाएंगे उसके बारे में सोचना शुरू किया। तो उसके जमाने के अंदर कोई भी चीज, याद रखो साउंड टेक्निक के अंदर अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। नाउ प्रिपरेशन और रेशनलाइजेशन यानी कॉन्शियस सर्च फॉर नॉलेज। इन दिस स्टेज क्रिएटिव पीपल स्टार्ट कॉन्शियस सर्च फॉर आंसर। अब जवाब ढूंढने की कोशिश करोगे। दे कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रॉब्लम एंड हाउ अदर्स हैव ट्राइड टू रिजॉल्व इट। दूसरों ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया। रिजॉल्व यानी सॉल्व करना। अगर आइडिया कोई नई प्रोडक्ट या तो सर्विस के बारे में, तो मार्केट रिसर्च किया जाएगा। इन्वेंटर क्या करेगा? एक लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट सेटअप करेगा। यानी एक लेबोरेटरी का मतलब ऐसा नहीं बाकायदा लेबोरेटरी होनी चाहिए। लेबोरेटरी का नॉर्मल मीटिंग ऐसा होता है कि आप इन एक क्लोज एनवायरनमेंट बनाओगे जिसके अंदर आप अपने कंट्रोल्ड एटमोस्फियर के अंदर वो प्रोडक्ट, एंड द मार्केटर विल स्टडी बाइंग हैबिट्स ऑफ कस्टमर्स। यानी कस्टमर खरीदेंगे हमारी प्रोडक्ट के नहीं, वो चेक करेगा। बेल ने हार्मोनिक साउंड ट्रांसमिशन के ऊपर रिसर्च की बिकॉज ही वॉज डिटरमाइंड टू हेल्प द पीपल विद हियरिंग प्रॉब्लम। उसको लगा कि जिनको सुनने के अंदर तकलीफ होती है ऐसे लोगों की उसको मदद करनी है। तो रिसर्च ऑक्यूपाइड स्मॉल परसेंटेज ऑफ टाइम ड्यूरिंग 2 decades, यानी 20 साल उसको ये रिसर्च के अंदर लगे।
तो 20 साल का वो इसी के पीछे नहीं पागल था, वो दूसरे काम करता था, ये उसके माइंड के अंदर था कि मुझे ये फाइंड आउट करना है। नाउ द नेक्स्ट इज इंक्यूबेशन, फैंटेसाइजिंग। इंक्यूबेशन का मतलब तुम्हारे मन के अंदर एक जगह पे वो कोने में वो चीज है ने दबी पड़ी हुई है। तुम जब जब मौका मिलता है उसके बारे में सोचते हो, लेकिन उसको अपने एकदम ज्यादा एक्टिवली नहीं सोचते। इन इंक्यूबेशन देर इज सबकॉन्शियस एसिमिलेशन यानी एक्सेप्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। द क्रिएटिव people should allow their subconscious mind also, because when they use their conscious mind it provides limited thinking. कॉन्शियस माइंड याद रखो हमेशा है ने प्रॉब्लम्स ढूंढेगा। सबकॉन्शियस माइंड यानी सपने में तुम्हें ने पहाड़ों पे भी चढ़ जाओगे, आसमान में उड़ने भी लगोगे, क्योंकि सपना है हर चीज है ने उसके अंदर आपको पॉसिबल लगती है। लेकिन जब कॉन्शियस माइंड की बात करेंगे ना, तो ये कॉन्शियस माइंड में आप है न हर चीज में इम्पॉसिबिलिटी ज्यादा ढूंढ, इसीलिए कॉन्शियस माइंड से ज्यादा जो काम करता है वो सब कॉन्शियस माइंड होता है। एक टेक्निक होती है ऐसा, सब कॉन्शियस माइंड से इंसान को है ना डेवलप कराने की टेक्निक। कोई एक सब्जेक्ट के अंदर पर्टिकुलर किसी इंसान को समझो कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है किसी बच्चे को, तो जब वो सोया हो ने उस वक्त उसके कान के अंदर बोला जाता है यानी कॉन्स्टेंटली बार बार उसको रिपीट किया जाता है हर रोज हर रात को। जब भी मौका देखा जाए ना उस टाइम पे जब वो सोया हो ना बराबर से, कि मैथ्स इजी सब्जेक्ट है, जैसे कि अगर मैथ्स के अंदर प्रॉब्लम है तो ये फलानी चीजें तो आसानी से हो जाती है, ये तो सिर्फ मेरे मन का वहम है, ये सब अगर इसको बार बार बोला जाए ना तो उसका माइंड धीमे धीमे उसको एक्सेप्ट करने लगता है। ये टेक्निक्स को सिखाने वाले लोग हैं ने लाखों रुपए कमाते हैं, और ये चीजें कारगर साबित होती है। कई जगह पे ऐसा होता है कि कोई इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, तो डिप्रेशन से बाहर निकलेगा कैसे वो? डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए उसके सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर हमेशा काम करवाएगा। फिर बट समटाइम्स रैशनल थिंकिंग इज नॉट इनफ फॉर क्रिएटिविटी। रेशनल थिंकिंग का मतलब सोच समझ के किया जाने वाला थिंग, इसलिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है? सबकॉन्शियस माइंड की जरूरत पड़ती है। आइडियाज आर ग्रोइंग फ्रीली विदाउट एनी लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन लॉजिक, कोई लॉजिक नहीं होता उसके अंदर। मेन सबकॉन्शियस माइंड इज ओपन टू ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, यूजुअल और अनयूजुअल। बेल के एग्जाम्पल के अंदर इनक्यूबेशन पीरियड कितने टाइम तक चला? 3 डिकेड तक, यानी 30 साल तक चला। ऑन एंड अगेन ऑफ, इस तरह से चलता रहता है। फिर इल्यूमिनेशन यानी रियलाइजेशन, जैसे कि एकदम से समझ में आ जाना। अगर आपने माई ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, गांधी जी की जो बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी उसको अगर पढ़ा हो किसी ने, या उसके अंदर से कोई चैप्टर पढ़ा हो, तो उसके अंदर इन्हें एक बात बताई गई थी कि उनको इन्हें मैथ से और खास करके एरिथमेटिक से काफी प्रॉब्लम। लेकिन जिस दिन उन्होंने यूक्लिड का थर्ड थियरम समझने की शुरुआत की ने, उसके बाद में उनको लगा इल्यूमिनेशन कि यार ये तो बहुत सिंपल है। फिर उसके बाद में उन्होंने उस सब्जेक्ट के अंदर कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो ये इंक्यूबेशन टाइम पीरियड हर इंसान की लाइफ में एक बार आता है कि जब उसको सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन एकदम सामने दिखता है। तो दिस इज द स्टेज ऑफ रियलाइजेशन, एन इंडिविजुअल बिलीव्स दैट his idea can be converted into reality. There will be moment in time where individual can say, "Oh, I see," or "Yes, it is possible." This separates daydreamers from creative people. जो डे ड्रीमर्स है ना वो खाली सपने देखा करते हैं, लेकिन जो क्रिएटिव पीपल है ना वो उस सपने को हकीकत में बदलने के लिए कभी ना कभी कोशिश करा करते हैं। Illumination is the result of preparation of conscious mind and incubation of conscious mind and sorry, ये incubation of conscious mind हटा दो, and incubation of subconscious mind in reality. Many cycles of preparation and incubation take place before illumination. Sometimes illumination may happen due to some opportunity incident. Opportunity यानी सामने opportunity तुम्हारे दिखे तो, for example, Bell discovered harmonic telegraphy in the accidental twang sound of steel ring. स्टील जो है ना उसका चिपिया आता है, उसको जोर से जमीन पे पछाड़ो ना तो उसका साउंड निकलता है। तो वो साउंड कानों तक कैसे पहुंचता है वो उसको समझ में आ गया, बस वहीं से उसने सारे डिवाइसेस डेवलप करना शुरू किए। और वो क्रिएट करने वाला कौन सा? वॉटसन, जिसके ऊपर से अपने किसी भी पावर को मेजर करते हैं वॉट में या किलो वॉट आवर में। वेरिफिकेशन और वैलिडेशन। अब एप्लीकेशन टू प्रूव आइडिया इज वैल्यू। वेरिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है, is the development stage of refining knowledge into application. Here, illumination is tested whether
इल्यूमिनेटेड हैज प्रैक्टिकल यूज एंड कमर्शियल वैल्यू और नॉट। मतलब अब चेक करें कि जो चीज हमने दिमाग में सोची वो बना भी पाएंगे कि नहीं। अगर आइडिया के लिए प्रैक्टिकल यूज है तो डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, प्रैक्टिकल ना हो तो उसमें चेंजेस किए जाएंगे, लेकिन अगर आइडिया का कोई वैल्यू ना हो तो उसको उसी टाइम पे अपने रिजेक्ट कर देंगे। Bell understood the meaning of steel reed, twang sound of steel reed, but he had taken years to translate these knowledge into a commercial phone system. उसको सालों लग गए, क्योंकि कमर्शियल टेलीफोन बनाने के वक्त उसको जो भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई बीच में, उन सबको सॉल्व करने में उसको टाइम लग गया। अब ये ध्यान देना, यहाँ पे तुम्हारा 5 स्टेजेस का जो प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट होता है। डिस्टिंक्शन ऑन, यानी डिस्टिंक्शन बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। क्रिएटिविटी एबिलिटी है, यानी एबिलिटी को अपने एक्टिविटी नहीं बोलते। एबिलिटी है सिर्फ आपके अंदर क्या एबिलिटी छुपी हुई है ना, वो इसके अंदर आपको क्रिएटिविटी के अंदर आता है। लेकिन इनोवेशन इज द प्रोसेस ऑफ डूइंग थिंग्स। इनोवेशन जो आगे आपने देखा है ना, वही वापस रिपीट हो रहा है। तो याद रखना, क्रिएटिविटी प्री रिक्विजिट, यानी शुरुआत कहाँ से होती है इनोवेशन की? क्रिएटिविटी से होती है। इंटरडिपेंडेंस, द इनोवेशन इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्रिएटिव आइडियाज इनटू यूजफुल एप्लीकेशंस। सो क्रिएटिविटी इज अ प्री रिक्विजिट फॉर इनोवेशन। According to Joseph S. Schumpeter, it is the creativity is the seed that inspire entrepreneurship. Innovation process है, ये अंडरलाइन करना, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। क्रिएटिविटी सीड, वहां से शुरुआत होती है, और इनोवेशन से पूरा एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोसेस शुरू होता है। प्रोसेस, क्रिएटिविटी प्रोसेस को 5 स्टेज में क्लासिफाई करेंगे, इनोवेशन को 4 में, जिसमें पहले एनालिटिकल प्लानिंग आता है। हियर एंटरप्रेन्योर नीड्स persistent यानी continuous in analytical planning. He has identified product design और service. उसने प्रोडक्ट की साइज, कलर, शेप, पैकिंग सब डिसाइड कर लिया है। He has to develop मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, मतलब इंस्टॉलमेंट बाइंग कैसे बेचा जाएगा, यानी खरीदने वाले कैसे खरीदेंगे, इंस्टॉलमेंट में खरीदेंगे, हायर परचेज या होम डिलीवरी। He has determined the financial needs, यानी सीड कैपिटल, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म नीड्स। सीड कैपिटल यानी शुरुआत में जो कैपिटल चाहिए ना आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, उसको सीड कैपिटल बोलेंगे। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज, अब रिसोर्सेज लाना है, वेरियस रिसोर्सेज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस। ही मस्ट प्रोकर मटेरियल, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स एंड कैपिटल। प्रोकर यानी लाना, मटेरियल लाना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स और कैपिटल। फिर आता है इम्प्लीमेंटेशन। हियर एंटरप्रेन्योर नीड्स टू एस्टैब्लिश द ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्ट डिजाइन, टेक्निकल मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज एंड स्टाफिंग सर्विसेज। क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी? पहले तो ऑर्गेनाइजेशन, फिर प्रोडक्ट की डिजाइन कैसे बनानी है, टेक्निकल और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी तुम्हारे पास है कि नहीं, स्टाफ कितना तुम्हारे पास काबिल है, और लास्ट में आता है कमर्शियल एप्लीकेशन। हियर एंटरप्रेन्योर मस्ट एंश्योर दैट हिज प्रोडक्ट और सर्विस और आइडिया मस्ट प्रोवाइड वैल्यू टू कस्टमर्स, यानी कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिले बाय गिविंग वैल्यू फॉर देयर मनी। उनको अपनी चीजों की पूरी कीमत मिलती है। रिवॉर्ड टू एम्प्लॉइज, दैट इज एम्प्लॉइज मस्ट गेट सफिशिएंट कॉम्पेंसेशन सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉइज को कॉम्पेंसेशन बराबर से मिलना चाहिए। रेवेन्यू फॉर इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स मस्ट गेट फेयर डिविडेंड, उनको डिविडेंड बराबर मिलना चाहिए शेयर होल्डर्स को, यानी इन्वेस्ट करने वाले को। एंड फाउंडर्स, फाउंडर्स यानी जिन्होंने कंपनी को स्टार्ट करने का सोचा, इनको दो तरह से, एक तो उसको फाउंडर का स्टेटस मिले, लोग उसको पहचाने कि ये चीज को ढूंढने वाला ये, और दूसरा उसको पैसे मिले। अब ये तुम्हारा फर्स्ट टॉपिक था। सेकंड टॉपिक जो है वो सोर्सेज ऑफ न्यू आइडिया। ये एमसीक्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ से एकदम सिंपल है, खाली बिजनेस प्लान डिफिकल्ट क्वेश्चन है। मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ। अगर बिजनेस प्लान को अभी के लिए छोड़ दो तो एंड सब में याद करना पड़ेगा, और अभी बिजनेस प्लान और क्रिएटिव प्रोसेस यानी टॉपिक 1 याद करो और बिजनेस प्लान पूरा याद करो, तो बाकी सब तुम्हारा ऑप्शन में छूट जाएगा। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये स्टार्ट होती है कि बिजनेस प्लान के अंदर से एमसीक्यू बहुत कम है, बाकी सारे चैप्टर के अंदर से एमसीक्यू ज्यादा है। तो अगर तुम बड़े क्वेश्चन याद करोगे तो एमसीक्यू अपने आप याद हो जाएगा। अब व्हाट आर द मेजर सोर्सेस of new ideas that can help the entrepreneur for his venture? Entrepreneurs frequently use certain sources of ideas.
These sources are consumers, existing companies, distribution channels, the government and research and development. तो consumers में potential entrepreneurs should pay close attention to the potential consumers. This can be done in the following ways. Entrepreneur can informally monitor the potential ideas, potential needs. Entrepreneur पहले तो क्या करे, कंज्यूमर को पूछे कि तुमको क्या चाहिए, वो पूछा जाए कंज्यूमर से. इसमें दो तरह के अरेंजमेंट, एक फॉर्मल अरेंजमेंट, इसमें कंज्यूमर को अपॉर्चुनिटी दी जाती है, सीधा पूछा जाता है कि आप अपने ओपिनियंस हमको दो. या एंटरप्रेन्योर्स एनकरेज करेगा पोटेंशियल कंज्यूमर्स को, इसमें इन होम इंटरव्यू यानी घर पे जाके इंटरव्यू लिया जाए, मॉल इंटरसेप्ट पर्सनल इंटरव्यू यानी मॉल के अंदर जो कस्टमर्स होते हैं ना उनका इंटरव्यू लिया जाए, फिर कंप्यूटर असिस्टेड पर्सनल इंटरव्यू, कंप्यूटर के ऊपर आप ऑनलाइन कोई इंटरव्यू ले सकते हो. दिस कैन बी डन बाय सर्वे मेथड ऑफ रिसर्च. अंडर दिस एंटरप्रेन्योर में आस्क और मे प्रोवाइड द टॉपिक टू द पोटेंशियल कंज्यूमर. उनको एक क्वेश्चन टॉपिक दे दिया जाता है, बट एंटरप्रेन्योर शुड इंश्योर दैट जो आइडियाज, ध्यान देना, जो आइडियाज कंज्यूमर सजेस्ट करते हैं ना वो सफिशिएंटली इतने लार्ज मार्केट के लिए होने चाहिए कि हम उस प्रोडक्ट को डेवलप करें तो हमारा भी फायदा हो और ज्यादा लोग भी हमको मिले जो वो प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करें. फिर एग्जिस्टिंग कंपनीज, ये चोरी करना इसको बोलते. किसी कंपनी ने कोई प्रोडक्ट लॉन्च की तो उसके जैसी दूसरी प्रोडक्ट किसी दूसरी कंपनी ने लॉन्च कर दी तो उसके आइडिया को सीधा कॉपी कर लेना, इसको एक्जिस्टिंग कंपनीज के अंदर अपने देखेंगे. Potential entrepreneurs and intrapreneurs should also establish formal method of to monitor and evaluate competitive products of existing companies in the market. Many times such analysis leads to improvement in our products. Such improvement make the new products more appealing in the market. इसमें क्या बताया गया है कि एनालिसिस किस बात का करना है, प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने के लिए. तो एग्जिस्टिंग कंपनीज आपको, अगर आपकी प्रोडक्ट के अंदर खामियां है तो आप अपनी कॉम्पिटिटर कंपनीज के पास से आइडियाज लेके उसको इम्प्रूव कर सकते हो. फिर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मतलब तुम्हारे सेल्समैन या तुम्हारी सेल्स टीम, उसके पास भी आइडियाज होंगे कि कंज्यूमर किस तरह की प्रोडक्ट मांगते हैं. तो दे कैन मेक फ्रीक्वेंट सजेशन फॉर अ न्यू प्रोडक्ट एंड दे कैन हेल्प इन मार्केटिंग ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट. फॉर एग्जाम्पल, एक एंटरप्रेन्योर यूएस के अंदर, उसको सेल्स क्लर्क के पता चला कि जो गारमेंट वो बना रहा है वो मार्केट में इसलिए नहीं बिकता क्योंकि वो अनडिजायरेबल है, लोगों को वो पसंद नहीं आ रहा है. तो एंटरप्रेन्योर ने उसके कलर में और दूसरे चेंजेस किए तो उसके बाद में वो नॉन ब्रांडेड गारमेंट का अमेरिका का उस एरिया का सबसे बड़ा सप्लायर बन गया. नाउ गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट किस तरह से आइडियाज दे सकती है, दो तरह से. पहले तो पेटेंट ऑफिस में जाओ, याद रखो पेटेंट को भी नहीं कर सकते, लेकिन पेटेंट से आइडिया आएगी कि किसकी पेटेंट अभी तक नहीं आई और उस आइडिया के अंदर से दूसरा कौन सा आइडिया जनरेट हो जाएगा. तो लार्ज नंबर ऑफ नई पेटेंट रोज फाइल होती है. दिस सजेस्ट कि रिमार्केबल प्रोडक्ट आइडियाज, लोगों के माइंड में क्या चलता है, इन्वेंटर के माइंड में क्या चलता है वो आपको पता चलेगा. सेवरल गवर्नमेंट एजेंसीज एंड देयर पब्लिकेशंस कैन हेल्प टू डेवलप न्यू आइडियाज. फिर गवर्नमेंट के रेगुलेशंस, द न्यू प्रोडक्ट आइडियाज कैन कम इन रिस्पॉन्स टू गवर्नमेंट रेगुलेशन. फॉर एग्जाम्पल, OSHA यानी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एक्ट एम दैट फर्स्ट एड किट मस्ट बी अवेलेबल. बिजनेस के अंदर होने चाहिए जिसमें 3 से ज्यादा एम्प्लॉइज काम कर दो, 3 से ज्यादा, मोर देन 3 पीपल. OSHA फुल फॉर्म भी पूछा था एक बार, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एक्ट, किसके अंदर, MCQs के अंदर. सच किट मस्ट कंटेन स्पेसिफिक आइटम्स. इट वॉज गवर्नमेंट रेगुलेशन. In response to this, RNH Safety says company has successfully developed and became successful. उन्होंने क्या किया, ऐसी किट बनाना शुरू किया और वो किट डायरेक्टली प्रोवाइड कर देते थे कंपनीज को. अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, खुद की मेहनत, ऊपर सब क्या दूसरे के आइडियाज है, ये खुद की मेहनत, खुद रिसर्च करो, खुद डेवलपमेंट करो. इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ न्यू आइडिया. द R&D एफर्ट्स वो फॉर्मल और इनफॉर्मल हो सकते हैं. फॉर्मल का मतलब कंपनी के अंदर हम उस कंपनी के अंदर हम डेलिबरेटली उसके ऊपर रिसर्च करते हैं. लेकिन इनफॉर्मल का मतलब घर पे लैब में कोई एक्सीडेंटली चीज बन गई या गैरेज में कोई चीज बन गई. बहुत सारी ऐसी कंपनीज है अमेरिका की जो आज की सबसे बड़ी कंपनीज है, तो एक जमाने में गैरेज में स्टार्ट हुई, राइट. तो ये 5 अलग अलग सोर्सेज है. अब मेथड ऑफ जनरेटिंग आइडियाज, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है. इसमें आइडिया को जनरेट किस तरह से किया जा सकता है
तो इसमें पहले आता है फोकस ग्रुप। ये 1950 से चलने वाली मेथड है। फोकस ग्रुप यूजुअली 8 से 14 लोगों के बीच में एक ग्रुप बनाया जाता है, और ये इंफॉर्मेशन आपको स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में प्रोवाइड करेगा। पहले मतलब समझ लो। स्ट्रक्चर फॉर्मेट यानी आपके पास सारी इंफॉर्मेशन की शीट अवेलेबल है, आपको पता है कि किस चीज के आंसर आपको देने हैं, उसको स्ट्रक्चर फॉर्मेट बोलते हैं। अनस्ट्रक्चर का मतलब जो दिमाग में है वो बोलते जाओ या लिखते जाओ। यहाँ एक मीडिएटर होता है, वो खाली लीडर है, वो बाकी सारे मेंबर्स को लीड करेगा ग्रुप डिस्कशन के लिए, इन डेप्थ डिस्कशन के लिए। फिर पर्पस डिस्कशन का क्या होता है कि नए आइडियाज को जनरेट करें। इसमें क्वेश्चन आंसर सेशन जैसा नहीं होता है। मॉडरेटर डिस्कशन पे फोकस करेगा। डिस्कशन दो तरीके से हो सकती है। डायरेक्टिव का मतलब मैं आपको टॉपिक रखूं, आगे बोलने का बोलूं, यानी डायरेक्शन में आपको दे रहा हूँ। नॉन डायरेक्टिव का मतलब मैं आपको फ्री विल दे दूंगा, तुमको जो बोलना है जो समझना है तुम समझ सकते हो। ऑल दीज कैन क्रिएट, सॉरी, the members of the focus group are encouraged to new ideas on the basis of comments of other members of the group। दूसरे मेंबर्स से नए आइडियाज डेवलप हो सकते हैं, और ये आइडिया से अपने मार्केट में जो रिक्वायरमेंट है कस्टमर की उसको फुलफिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी इंटरेस्टेड थी वीमेन स्लीपर मार्केट के अंदर, उनको नए प्रोडक्ट का कंसेप्ट मिला, वार्म एंड कंफर्टेबल स्लीपर दैट फिट्स लाइक एन ओल्ड शू, यानी पुराने शूज की तरह से बिल्कुल एकदम कंफर्टेबली बैठ जाए ऐसे स्लीपर चाहिए। उन्होंने 12 ग्रुप का फोकस ग्रुप बनाया, 12 वीमेन का, और वो अलग अलग सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आती थी। सोसाइटी अलग उनकी, इकोनॉमिक यानी पैसे के मामले में वो अलग, बोस्टन एरिया के अंदर। एंड द कंसेप्ट वाज डेवलप इनटू अ न्यू प्रोडक्ट जो बाद में सक्सेसफुल हुई। फोकस ग्रुप इज एन एक्सेलेंट मेथड फॉर इनिशियली स्क्रीनिंग आइडियाज एंड कंसेप्ट। स्क्रीनिंग यानी चेकिंग, स्क्रीनिंग यानी चेक करना आइडियाज को। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको शॉर्ट नोट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेनस्टॉर्मिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग ओसबॉर्न ने 1938 के अंदर स्टार्ट किया था, अमेरिकन कंपनी है ये। उसमें ग्रुप मेथड है ये भी, यानी बहुत सारे लोगों को साथ में इकट्ठा बिठाया जाता है, उनको बोल दिया जाता है तुम अपने आइडियाज देना चालू करो। ब्रेन स्टॉर्मिंग के अंदर यूजिंग द ब्रेन टू स्टॉर्म द प्रॉब्लम, यानी दिमाग के इस्तेमाल से प्रॉब्लम को उड़ा दो। दिस टेक्निक बिलीव्स दैट व्हेन पीपल मीट एंड पार्टिसिपेट इन ऑर्गेनाइज ग्रुप, तो वो नए नए आइडियाज तुम्हारे सामने रख पाएंगे। इसमें 4 अलग अलग रूल्स है। इसमें कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा, किसी को किसी की क्रिटिसिज्म करने की परमिशन नहीं है। तुम कोई भी आइडिया, कितना भी घटिया आइडिया भी क्यों ना होने, बोलना नहीं है कि ऐसा तो कुछ होता हो, समझे। नो नेगेटिव कमेंट। फ्री विलिंग इज एंकरेज, मतलब जितने आइडिया देने उतने दे सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। जितना वाइल्ड आइडिया है, जितना लगता है ना कि आउट ऑफ फोकस आइडिया है, उतना ज्यादा अच्छा। क्वांटिटी ऑफ आइडिया इज डिजायर्ड, ज्यादा क्वांटिटी ज्यादा अच्छी, यानी ग्रेटर द नंबर ऑफ आइडियाज, तो हम हमारे पास नए नए यूजफुल आइडियाज दूसरे आ सकते हैं। फिर उसके बाद में दूसरा इंकरेज करे कॉम्बिनेशन एंड इम्प्रूवमेंट। मैंने एक आइडिया दिया, दूसरे ने दूसरा आइडिया दिया, तो तीसरे आदमी ने इन दोनों आइडिया को मर्ज करके एक नया कॉम्बिनेशन बना के तुम्हारे सामने रखा। इम्प्रूवमेंट में क्या, कि मेरे आइडिया को इम्प्रूव करके दूसरा नया आइडिया रख रहा है। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन एंड इम्प्रूवमेंट से नए नए आइडियाज आते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोवाइड्स फन टू ऑल मेंबर्स, क्योंकि यहाँ पे कोई डोमिनेटिंग यानी कोई कंट्रोल नहीं करता है, कोई भी डोमिनेट यानी कंट्रोल नहीं करता है, और कोई क्रिटिसाइज नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, a large commercial bank successfully used brainstorming to develop a journal that would provide quality information to its industrial client। एग्जाम्पल्स तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, लिखो ना लिखो। प्रॉब्लम इन्वेंटरी एनालिसिस। Problem inventory analysis is a method of generating new ideas and solutions by focusing on problem। याद रखो, तुम प्रॉब्लम को इकट्ठा करोगे सब। इन्वेंटरी का मतलब स्टॉक करना, सारे प्रॉब्लम्स का स्टॉक करें। इन दिस मेथड द लिस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स is given to the customers। Such list includes problems about the products in general category that summarizes, इसमें summarizes लिखा है। Have to identify the products with particular problem, then they have to make discussion about such problem। वो क्या करेंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम में से जो मेन प्रॉब्लम सॉल्व करने का है उसके ऊपर फोकस होंगे, फिर उसी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन शुरू करेंगे। सच प्रोसेस प्रोवाइड्स न्यू प्रोडक्ट आइडिया
दिस मेथड कैन ऑल्सो बी यूज टू टेस्ट प्रोडक्ट आइडिया। तो आपको नई प्रोडक्ट के बारे में अगर समझना हो और नई प्रोडक्ट, ये टेस्ट न्यू प्रोडक्ट आइडिया के लिए कौन सी मेथड चलेगी, ये पूछेंगे एमसीक्यू में, प्रोडक्ट प्रॉब्लम इन्वेंटरी एनालिसिस। उसको टेस्ट करने के लिए ये अब देखो, ये क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर तीन मेथड है। एक ब्रेनस्टॉर्मिंग जो आपने सीख चुके, अब ये उल्टा है, रिवर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग। इसमें क्रिटिसिज्म अलाउड है, दूसरी लाइन अंडरलाइन करो। क्रिटिसिज्म इज अलाउड इन नेगेटिव एस्पेक्ट्स अबाउट आइडिया आर आइडेंटिफाइड। हम इसमें क्या करेंगे, उल्टा सोचेंगे कि ये प्रोडक्ट सक्सेसफुल क्यों नहीं होगी, क्यों होगी नहीं, क्यों नहीं होगी वो सोचेंगे पहले, फिर नेगेटिव से अपने पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, इसलिए इसको रिवर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग बोला जाता है। Here participants focus their efforts to the answer the question in how many ways can this idea fail. Thus, participants focus on negative aspects of idea, product or service. After finding how this idea can fail, they discuss the solution for preventing the failure of ideas. Reverse brainstorming stimulates innovative thinking. Here, the care is taken to maintain the group's morale. ग्रुप के मोरल को बूस्ट अप करना, ग्रुप के मोरल को इंक्रीज करना। मोरल यानी उनके जोश को बरकरार रखना वो जरूरी है। कारण या नेगेटिव कमेंट है, तो नेगेटिव कमेंट के कारण सामने वाला डिस्करेज हो जाता है कि अब मैं बोलूंगा नहीं। फिर ब्रेन राइटिंग है। ब्रेन राइटिंग इज अ फॉर्म ऑफ रिटन ब्रेन स्टॉर्मिंग। इन ब्रेन राइटिंग पार्टिसिपेंट्स आर गिवन, इसमें गिवन वर्ड मिसिंग है, आर गिवन मोर टाइम टू थिंक देन ब्रेन स्टॉर्मिंग। हियर अ लीडर इज अपॉइंटेड टू मॉनिटर द होल प्रोसेस। एक लीडर अपॉइंट करते हैं, वो खाली मॉनिटर करेगा इसको। हर पार्टिसिपेंट को 5 मिनट दी जाती है। तीन, टू राइट डाउन 3 आइडियाज। 3 के बाद आइडियाज है, एक कार्ड के ऊपर 3 आइडिया लिखो, वो कार्ड आगे बढ़ाया जाता है। दूसरा पार्टिसिपेंट उसके ऊपर समझ के वापिस अपने से दूसरे 3 आइडिया नए लिखेगा। इस तरह से जब तक कार्ड भर नहीं जाता तब तक आइडिया लिखे जाते हैं, इसलिए इसको ब्रेन राइटिंग बोला जाता है, राइट। और जब तक कार्ड कंप्लीट हो जाए तब तक आइडिया लिखे जाएंगे, उसके बाद में सारे आइडियाज को असेस किया जाएगा ग्रुप मीटिंग के अंदर ना। अब टॉपिक 4 नहीं, अपने सीधा जाएंगे इसके बाद वाले टॉपिक 5 में, ग्रोथ स्ट्रेटेजीज। एकदम सिंपल दोनों क्वेश्चन है, ये भी और इसके बाद वाली एग्जिट स्ट्रेटेजी भी। ग्रोथ मीन्स एक्सपांशन, अंडरलाइन करो, एक्सपांशन ऑफ द कंपनी एंड एडिशन ऑफ न्यू ऑपरेशंस। इन प्रैक्टिकल टर्म इट मीन्स मोर सेल्स, पहला क्या लिखा है, मोर सेल्स, मोर रेवेन्यूज, मोर एम्प्लॉइज एंड मोर मार्केट शेयर। ग्रोथ इज अ वेलकमिंग फीचर। हमेशा ग्रोथ हर कंपनी को अच्छा लगता है। इसका मतलब क्या होता है, दो चीजें, एक तो आपकी कंपनी के अंदर इफेक्टिव मैनेजमेंट हो रहा है, और दूसरा आप क्वालिटी एम्प्लॉयज को अट्रैक्ट कर पाते हो। अच्छे एम्प्लॉयज तुम्हारी कंपनी में काम करने के लिए आएंगे, बट उसके साथ में उसको प्लानिंग भी बराबर से करना चाहिए और उसको कंट्रोल भी बराबर से करना चाहिए। अब ये जो डायग्राम है उसको समझना है। डायग्राम समझो, एग्जिस्टिंग मार्केट दिख रहा है, मार्केट के बाजू में लिखा है एग्जिस्टिंग, और नीचे देखो प्रोडक्ट भी एग्जिस्टिंग। दोनों कहाँ मैच कर रहा है, पेनेट्रेशन में मैच कर रहा है, राइट। तो एग्जिस्टिंग मार्केट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को अपने ले जाए तो उसको क्या बोलेंगे, पेनेट्रेशन यानी मार्केट में घुसना। दूसरा, नए मार्केट में यानी न्यू मार्केट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को ले जाए तो उसको बोलेंगे मार्केट का डेवलपमेंट किया, यानी तुमने अपने रेगुलर मार्केट से बाहर जाके दूसरे मार्केट में उसी प्रोडक्ट को बेचा जो प्रोडक्ट तुम पहले से बेचते आ रहे हो। फिर न्यू प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग मार्केट में बेचना। मार्केट सेम है, प्रोडक्ट नहीं, तो तुमने डेवलप किसको किया, मार्केट को नहीं, प्रोडक्ट को किया, इसलिए उसको प्रोडक्ट डेवलपमेंट बोलेंगे। लेकिन नई प्रोडक्ट और मार्केट भी नया, उसको क्या बोलेंगे, डाइवर्सिफिकेशन। मतलब तुमने अपनी पुरानी प्रोडक्ट भी छोड़ दी और तुमने अपना पुराना मार्केट भी छोड़ दिया और नए मार्केट के अंदर नई प्रोडक्ट के साथ में आते हो, उसको डाइवर्सिफिकेशन बोलते। तो अब इनको समझे। फर्स्ट इज पेनिट्रेशन। कंपनी अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करेगी। एग्जिस्टिंग मार्केट, दो चीजों को अंडरलाइन करो, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग मार्केट। तो वो अपनी इसी प्रोडक्ट को और ज्यादा इसी मार्केट के अंदर बेचने की ट्राई करेगा बाय एनकरेजिंग एग्जिस्टिंग कस्टमर कि वो ज्यादा से ज्यादा
क्वांटिटी में परचेस करे। जो ऑलरेडी एक क्वांटिटी परचेस कर रहा है, एक यूनिट परचेस कर रहा है, उसको एनकरेज करेंगे 2 यूनिट परचेस करो। जैसे कि 4 साबुन के साथ में 5वां फ्री। ये तुम्हारी पेनेट्रेशन स्ट्रेटेजी है, समझे? For this, the firm applies effective and attractive marketing plans to encourage more frequent repeat purchase. For example, an ice cream parlor near the university may encourage the existing customer base of university students to eat its ice cream thrice a week instead of only twice a week. तो ये ऑफर की जाती है, डोमिनोज इसके ऊपर करता है काम। डोमिनोज कूपन चिपका के देता है आपको, और आप नेक्स्ट टाइम जब भी आओगे तो 20% ऑफ मिलेगा, ऐसा लिखा जाता है उसके ऊपर। तो मतलब आपको उसके साथ में लिमिट दी जाती है 2 महीने की। तो 2 महीने में आपको वापस परचेस करने जाना पड़े, तो जाके आप वो कूपन कूपन को रिडीम करा पाते हो, नहीं तो नहीं। फिर मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज फोकस ऑन फर्म्स एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट अंडरलाइन करो, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट टू न्यू ग्रुप ऑफ कस्टमर्स सच एज न्यू जोग्राफिकल मार्केट। अब जोग्राफिकल मार्केट यानी एरिया बदल दे। जैसे तुम्हारी प्रोडक्ट खाली सिंगापुर में बिकती थी, उसकी जगह पे मलेशिया, थाईलैंड एंड इंडोनेशिया में बिके, राइट? ऐसे ही देखो, होंडा बाकी पूरी दुनिया के लिए LHD यानी लेफ्ट हैंड ड्राइव कार बनाती है, लेकिन इंडिया में आके उसको राइट हैंड ड्राइव कार बनानी पड़ती है, क्योंकि इंडिया में आप देखते हो सिग्नल में क्या लिखा जाता है, डाबी तरफ बढ़ो। ऑलवेज अपने लेफ्ट हैंड के ऊपर चलाते हैं, इसलिए राइट हैंड वाली कार होनी चाहिए। और वहां पे राइट हैंड पे सब लोग चलते हैं, इसका मतलब वहां पे लेफ्ट हैंड ड्रिवन कार होनी चाहिए। फिर न्यू डेमोग्राफिक मार्केट। डेमोग्राफिक यानी पॉपुलेशन रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक, उसमें क्या क्या आता है, सेकंड लाइन पढ़ो। उसमें इनकम के बेस के ऊपर, एजुकेशन, एज, जेंडर यानी मेल फीमेल, एंड सो ऑन। An entrepreneur who is selling existing product to a specific demographic group may grow the business by offering the same product to a different demographic group. For example, the Crompton Greaves वो बच्चों के लिए फैन डिजाइन करते हैं, क्योंकि अब नया कंसेप्ट ये डेवलप हुआ है कि बच्चों के रूम से अलग होते हैं। अब बच्चों के रूम अलग है, तो बच्चे के रूम के अंदर जो पंखे होंगे वो फैंसी होने चाहिए, तो इसलिए नया मार्केट डेवलप हो गया उनके लिए। फिर न्यू प्रोडक्ट यूज, जिसके बारे में लोग जानते नहीं थे, ऐसा यूज प्रोडक्ट का हो जाए। जैसे वो कैंट RO वाटर प्यूरिफायर है, वो क्या क्लेम करता है कि पानी सिर्फ पीने के लिए काम नहीं आता, सब्जियां धोने के लिए भी काम ले सकते। उससे न सब्जियों के ऊपर जितने भी आयनाइज आयनाइजेशन जो होता है वो सब निकल जाता है। यहाँ पे बेसबॉल बैट का बताया गया है, वो प्लेइंग के लिए यूज होता है, लेकिन नया यूज कौन सा हो सकता है, प्रोटेक्शन के लिए यूज करना। अब प्रोडक्ट डेवलपमेंट, तो याद रखना, नई प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग कस्टमर को बेचना है, अंडरलाइन करिए। MCQ है ये सब के सब। फॉर दिस, एंटरप्रेन्योर टेक्स द फीडबैक फ्रॉम हिज कस्टमर, कि भाई अभी अभी जो प्रोडक्ट है वो कैसी है, और वो प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, मॉडिफाई करेंगे या तो इम्प्रूव करेंगे प्रोडक्ट। सेंट्रो का अपग्रेडेड वर्जन I10, I10 का अपग्रेडेड वर्जन I20। फिर डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी। डाइवर्सिफिकेशन में देखो, आप प्रोडक्ट नए मार्केट में जाते हो, प्रोडक्ट भी नहीं रखते हो। सेलिंग अ न्यू प्रोडक्ट, न्यू मार्केट, अंडरलाइन पहली लाइन में ये। देखो इसमें 3 तरह से इंटीग्रेशन है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब, मैं अगर मैन्युफैक्चरर हूं तो मैं ही अपनी ही रॉ मटेरियल का सप्लायर भी बन जाता हूँ, वो बैकवर्ड हुआ। यानी खुद ही सप्लाई करने लगूं, खुद को ही रॉ मटेरियल, तो मैं क्या बन जाता हूँ, बैकवर्ड इंटीग्रेशन के अंदर सप्लायर बन जाता हूँ रॉ मटेरियल का। लेकिन अगर फॉरवर्ड की बात करें, तो मैं खुद का ही सेल्स मार्केट डेवलप करूं या सेल्स टीम डेवलप करूं, तो वो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन हुआ। यानी मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, सेल्स करने के लिए भी सारी चीजें करेगा, तो ये हो गया फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। लेकिन हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या, सेम लेवल पे जो कॉम्पिटिटर्स है वो साथ में मिलके काम करे, तो वैल्यू एडेड चेन में कॉम्प्लीमेंट्री जो हो ने वो। फॉर एग्जाम्पल, अ फर्म जो वॉशिंग मशीन मैन्युफैक्चर करती है, वो वॉशिंग पाउडर भी बनाना चालू कर, जो वॉशिंग मशीन में यूज होता है। प्रोडक्ट दोनों डिफरेंट है, दोनों प्रोडक्ट डिफरेंट है, लेकिन दोनों कैसा है, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ में यूज होती है, इसकी वजह से इसको अपने क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन बोलेंगे। तीनों MCQ के अंदर आ सकता है कि अगर मैं सप्लाई करना चालू करूँ रॉ मटेरियल का, तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन में अगर अपनी प्रोडक्ट के फिनिश गुड्स को अपने क्या करें, सेल करना स्टार्ट करें, तो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन
लेकिन सेम कैटेगरी में आने वाली उसी के साथ यूज होने वाली कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट बनाना चालू करूं, तो वो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। नाउ द लास्ट टॉपिक, एग्जिट स्ट्रेटेजी। कंपनी बंद करनी है, एंटरप्रेन्योर अपनी कंपनी को बंद करके किसी को सौंप के चला जाना चाहते हैं, तो ये क्या होगा देखो। एवरी एंटरप्रेन्योर जो जब भी नया वेंचर स्टार्ट करेगा, तभी से वो सोच लेता है कि मैं इस बिजनेस को जब भी बंद करूंगा तो किस हालत में बंद करूंगा। इसमें इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग हो सकता है, प्राइवेट सेल ऑफ स्टॉक, सक्सेशन बाय फैमिली मेंबर और नॉन फैमिली मेंबर, मर्जर विद अनदर कंपनी, या लिक्विडेशन यानी कंपनी को बंद कर देना। द सेल ऑफ अ कंपनी could be to employees or to an external source, person or persons of a company. A number of possible exit strategies are discussed below. पहले लिखा गया है देखो, सक्सेशन ऑफ बिजनेस, many new ventures will be passed on to family members, underline family members। लेकिन अगर फैमिली में कोई ऐसा नहीं है जो बिजनेस को संभाल सके, तो एंटरप्रेन्योर क्या करेगा, बिजनेस को बेच देगा, या तो ऑर्गेनाइजेशन में उसके किसी एम्प्लॉय को इस तरह से ट्रेन करेगा कि वो इसके बिजनेस को टेक ओवर कर पाए। अब ट्रांसफर टू फैमिली मेंबर्स, एंटरप्रेन्योर फेस मेनी डिफिकल्टीज while successfully passing the business down to a family member. According to experts, 50% attempts fail in transition from passing the business from first generation to second generation. So entrepreneur must focus on following aspects while transferring the business to family members. सबसे पहली बात, उसका खुद का रोल क्या होगा वो डिसाइड करेगा। मतलब क्या वो फुल टाइम काम करेगा, पार्ट टाइम काम करेगा, या फिर हमेशा के लिए रिटायर हो जाएगा। दूसरा, फैमिली डायनेमिक्स। कई बार कुछ फैमिली मेंबर्स दूसरे फैमिली मेंबर्स के साथ में काम करने के लिए राजी नहीं होते, वो डायनेमिक्स में आता है। फिर इनकम, जो वर्किंग फैमिली मेंबर्स की और शेयर होल्डर्स की, इसके बाद कितनी इंक्रीज या तो डिक्रीज होगी। फिर करंट बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, मतलब हमारा बिजनेस प्रॉस्पेरिटी पे चल रहा है कि हमारा बिजनेस स्लैक में चल रहा है, यानी मतलब डाउनफॉल में चल रहा है। ट्रीटमेंट ऑफ लॉयल एम्प्लॉइज, ये भी जरूरी है कि जो भी हमारे लॉयल यानी वफादार सालों से एम्प्लॉइज है, उनके साथ में किस तरह से सुलूक किया जाएगा। और टैक्स कंसेशन, क्योंकि जब भी अपने बिजनेस को ट्रांसफर करते हैं किसी दूसरे के साथ, तो उस वक्त टैक्स में कंसेशन कई बार मिलता है, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर क्लास के लोगों को आप बिजनेस ट्रांसफर करते हो तो। अब ध्यान देना इसमें, अगर सन या तो डॉटर को बिजनेस दिया गया विदाउट सफिशिएंट ट्रेनिंग, तो एम्प्लॉयज के साथ में प्रॉब्लम क्रिएट होगा। While taking over the business, young family member would succeed only when he can take up various operational responsibilities. वो छोटे छोटे काम पहले सीखेगा। जैसे अंबानी के ग्रुप के अंदर पहले दिन से ऐसा नहीं बोला तू कल से सीईओ, उनको छोटे छोटे काम दिए गए, छोटे छोटे प्रोजेक्ट दिए गए, वो प्रोजेक्ट उन्होंने सक्सेसफुली हैंडल किए, फिर बड़े प्रोजेक्ट आए, उसके बाद में आज वो पोजीशन के ऊपर बैठे हैं कि जिस पोजीशन के ऊपर वो किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के सीईओ की तरह से काम करते हैं। इन सच केस एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर शुड स्टे अराउंड, पर उसको थोड़े टाइम तक रहना पड़ेगा और उसको चेक करना पड़ेगा कि फैमिली मेंबर जिसको बराबर से संभाल रहे कि नहीं। सबसे ज्यादा खराब कंडीशन हुई थी रतन टाटा, उसने साइरस मिस्त्री को अपना बिजनेस हैंड ओवर किया था, लेकिन उसके कुछ डिसीजन के कारण उसके एग्जिस्टिंग जो लॉयल एम्प्लॉइज है वो कंपनी से काफी नाराज रहने लगे। तो उसके बाद में साइरस मिस्त्री के हाथ में से वापिस रतन टाटा ने अपना बिजनेस टेक ओवर कर लिया। राइट, तो ये फेलियर का सबसे जीता जागता एग्जाम्पल है। बाद में साइरस मिस्त्री का वापी और बॉम्बे जाने के रोड के ऊपर एक्सीडेंट हुआ, वहां पे डेथ भी हो गई उसकी ऑन द स्पॉट। यहाँ ट्रांसफर टू नॉन फैमिली मेंबर्स में तीन अलग अलग चीजें, ट्रेन अ की एम्प्लॉय और रिटेन सम इक्विटी। जो सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस के अंदर तुम्हारा मैनेजर वगैरह कोई भी हो, तो इसको अपने क्या करेंगे, पहले से ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। इफ एंटरप्रेन्योर प्लान्स टू रिटेन सम ऑनरशिप, तो उसको डिसाइड करना है कि भाई कितनी ऑनरशिप वो अपने पास रखेगा। राइट, इसके लिए नेगोशिएशन वो डिसाइड करेगा। मोर ओवर, वाइल टेकिंग डिसीजन अबाउट हाउ मच ऑनरशिप विल बी ट्रांसफर टू एम्प्लॉय, तो फिर उसकी कैपेसिटी भी देखनी है कि उसके पास उतने पैसे है कि नहीं कि मेरे बिजनेस को वो खरीद पाए, और उसके पास इतने बिजनेस को मैनेज करने की एबिलिटी है कि नहीं। द न्यू प्रिंसिपल यानी जो न्यू लीडर आएगा बिजनेस के अंदर, मैं प्रीफर
टू हैव मेजोरिटी ऑफ कंट्रोल। वो शायद ऐसा सोचे कि मेरे पास बड़ा कंट्रोल बिजनेस का रहे, वेरेस ओरिजिनल एंटरप्रेन्योर रिमेन्स एज माइनॉरिटी ओनर, या फिर स्टॉक होल्डर या तो खाली कंसल्टेंट की तरह से शुरुआत में काम कर। रिटेन कंट्रोल एंड हायर अ मैनेजमेंट, हम बाहर से मैनेजर को हायर कर लेंगे और क्या करेंगे, बिजनेस चलता रहेगा, हम सिर्फ मालिक रहेंगे, लेकिन मैनेजमेंट किसी दूसरे के हाथ में सौंप देंगे। इसमें द मैनेजर शुड बी कंपेटिबल, कंपेटिबल यानी मैच करना चाहिए with the owner, and the manager should be able to manage the business for sufficiently long period of time without sharing any ownership in the business। कि याद रखो, मैं उसको ऑनरशिप नहीं दे रहा हूँ, मैं खाली मैनेजमेंट दे रहा हूँ, तो शायद वो लॉन्ग टाइम तक काम करने के लिए राजी ना भी हो। इस तरह से जॉब डिस्क्रिप्शन आपको पहले से बता देना चाहिए कि आपको सिर्फ काम करना है, सैलरी लेनी है, रेम्यूनरेशन लेना है, लेकिन आपको ऑनरशिप नहीं मिलेगी। बिजनेस को बेच देना, जिसको हार्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी बोलते हैं, यानी अपना पैसा वापस रिकवर कर ले। ये ऑप्शन में बिजनेस या तो एम्प्लॉय को बेच दिया जाता है या तो आउटसाइडर को बेच दिया जाता है। द फाइनेंशियल एस्पेक्ट इज द मेजर कंसिडरेशन इन दीज ऑप्शन। कारण जिसको बेचा उसने कितने में खरीदने की यानी तैयारी बताई, वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट। अब डायरेक्ट सेल, ये मोस्ट कॉमन मेथड है हार्वेस्टिंग वेंचर में। मेनी एंटरप्रेन्योर्स चूज टू सेल द बिजनेस टू मूव टू सम न्यू वेंचर। वो क्या करेंगे, बेच देंगे, नए वेंचर में चले जाएंगे। जैसे फ्लिपकार्ट को बेच के जो बंसल डीओज है उन्होंने उसके बाद में लेंस कार्ट चालू किया, फ्लिपकार्ट अब उनके पास नहीं है, तो नया वेंचर स्टार्ट किया। एक वेंचर में सालों तक इन्वॉल्व होने के बाद उनको लगता है, बोरिंग सा लगता है कि ये वेंचर में नहीं रहना। उन्होंने उसको किसको बेच दिया है, वॉलमार्ट को बेच दिया है। अभी फ्लिपकार्ट इंडिया में चला रहा है वॉलमार्ट, अमेरिकन कंपनी। ये एग्जाम्पल नहीं करना है आपको। इसके बाद है ना, देखो एंटरप्रेन्योर लिखा है उसी एग्जाम्पल वाले पैराग्राफ में, थर्ड लास्ट लाइन से देखो, टेकिंग अबव एग्जाम्पल, वहां से नहीं पर एंटरप्रेन्योर से लिखना शुरू कर। एंटरप्रेन्योर मस्ट प्लान टू सेल हिज बिजनेस, ही मस्ट ट्राई टू इम्प्रूव द बिजनेस बिफोर ही एक्चुअली सेल। बेचने से पहले आपको इस बिजनेस को इम्प्रूव करना है। अगर उसका वर्किंग इम्प्रूव होगा तो अच्छे पैसे में बिकेगा। ही मस्ट टेक इट रीजनेबली प्रॉफिटेबल। Entrepreneur must make business plan. The business plan can clearly provide future opportunity to the buyer about the business। सीधी बात है, मैं जिसको बेच रहा हूँ उसको भी तो उसके अंदर अपॉर्चुनिटी दिखनी चाहिए। नुकसान वाला बिजनेस कोई नहीं खरीदेगा। फिर आता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। अंडर ESOP, the business is sold to employees over a period of time. The time period may be 2 years or 3 years or several years. This depends upon the intention of the existing entrepreneur। The ESOP is often considered as an alternative to pension plan। इसको किस तरह से गिना जाता है, पेंशन प्लान की तरह से। यानी मतलब आपने पूरी जिंदगी काम किया, हम आपको बिजनेस सौंप के चले जाते हैं। इसका मतलब ये कि पूरी जिंदगी जो भी तुमने बिजनेस के लिए मेहनत की ना, उसका आपको ये लास्ट में रिवॉर्ड मिलेगा कि आपको इस बिजनेस के अंदर पार्टनरशिप करने की मिलेगी। ये यूनिक इंसेंटिव की तरह से काम करता है। सच इंसेंटिव कैन इंक्रीज देयर मोटिवेशन टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट। वो लोग ज्यादा मेहनत करेंगे। एम्प्लॉयज रिकॉग्नाइज दैट दे आर वर्किंग फॉर देमसेल्फ। उनको लगेगा कि हम अपने लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि जब भी हमारा रिटायरमेंट का टाइम आएगा तो उस टाइम पे हमको ये बिजनेस खरीदने का मौका मिलेगा। दिस विल इंक्रीज देयर एफर्ट ऑन इनोवेशन एंड लॉन्ग टर्म सक्सेस ऑफ द वेंचर। यानी वो इसमें ज्यादा मेहनत करेंगे। उसके बाद ट्रांसफर अगर बिजनेस को रिटर्न एग्रीमेंट से करना है, बराबर से एग्रीमेंट करना है, जिससे कितना पैसा उनके पास से लेना है वो बराबर क्लियर हो जाए। कंपनी कैन डिडक्ट कंट्रीब्यूशन टू द ESOP और एनी डिविडेंड पेड ऑन द स्टॉक। ये अगर वसूल करना है तो कैसे वसूल करेंगे, जो भी कंट्रीब्यूशन है वो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के अंदर जो भी आता है वो पेमेंट किस तरह से वसूल करना है उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। या तो डिविडेंड में से वसूल कर लो पैसा, या तो फिर दूसरी तरीके से कंट्रीब्यूशन दे लो। अब मैनेजमेंट बाय आउट, इट इन्वॉल्व्स डायरेक्ट सेल ऑफ द वेंचर फॉर सम प्री डिटरमाइंड प्राइस। एक कीमत नक्की की जाती है, लमसम अमाउंट। उस लमसम अमाउंट के अंदर पूरा बिजनेस बेच दिया जाता है। जस्ट लाइक सेलिंग वन हाउस, जैसे हम अपना घर बेचते हैं वैसा ही। एस्टैब्लिश अ प्राइस, द एंटरप्रेन्योर मेक्स एन अप्रेजल ऑफ ऑल द एसेट्स एंड देन इट डिटरमाइंस गुडविल वैल्यू एस्टैब्लिश फ्रॉम पास्ट रेवेन्यू।
The sale of a venture to key employees can be for cash or it could be financed in any number of ways. Financing the sale of the venture can be accomplished through bank or the entrepreneur could also agree to carry the note. नोट का मतलब क्या? प्रोमिसरी नोट, कि पैसा आज नहीं फ्यूचर में दिया जाएगा इतने इतने इंस्टॉलमेंट के अंदर। वो भी हो सकता है, या तो एक साथ में पैसा ले लो, वो भी कंप्लीट हो सकता है। तो ये यूनिट का फर्स्ट फेज कंप्लीट होता है। अब इसके बाद में आता है बिजनेस प्लान। तो नेक्स्ट सेक्शन।